हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एएलपी व टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक स्वपरिणामित्र या ऑटो ट्रांसफार्मर एक होता है, यानी कि आपको बताना है ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऑप्शन ए परिवर्तनीय इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक या स्वचालित ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो आपको बताना है एक स्वपरिणामित या ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वह स्व स्व इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है ऑटो इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है। आपको ध्यान रखना है एक वाइंडिंग होती है, जिसके कारण उसके अंतर्गत इसकी दक्षता भी अधिक होती है। अन्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा इसकी दक्षता अधिक होती है। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो कि परिवर्तनीय होता है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में ही एक वाइंडिंग को दो भागों में बांटा जाता है। यदि आपको ध्यान रखना है द्वितीयक वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक है तो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और यदि द्वितीयक भाग में लपेटों की संख्या कम है तो वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है एमपीसीबी होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए मोटर फेज कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी मोटर पॉजिटिव कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन सी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी मोटर प्रोटेक्शन कैपेसिटेंस बैंक। इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एमपीसीबी का पूर्ण रूप होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, यानी कि यह मोटर की प्रोटेक्शन करता है। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर एमपीसीबी का पूर्ण रूप होता है। आपको ध्यान रखना है एमपीसीबी होता है इसका कार्य क्या होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है मोटर होती है उसको चालू और बंद करने का इसका प्रमुख कार्य होता है। इसके साथ साथ यह यदि मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाती है और लोड अधिक हो जाता है, उस स्थिति में भी इसको बंद करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर एमपीसीबी का पूर्ण रूप होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा घटक है जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। ऑप्शन ए टंगस्टन रजिस्टर, ऑप्शन बी यूरेका कैपेसिटर, ऑप्शन सी कार्बन इंडक्टर, ऑप्शन डी नाइक्रोम बैरिस्टर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन इंडक्टर। कार्बन इंडक्टर जो कि ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है। आपको ध्यान रखना है इसका सूत्र आपको ध्यान रखना है U बराबर 1/2 L स्क्वायर आई, यह इसका सूत्र होता है। जूल इसके आगे लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन इंडक्टर जो कि ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है। आपको बताना है भारत में अधिकांश बिजली किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन ए जल विद्युत संयंत्रों द्वारा, ऑप्शन बी पवन विद्युत संयंत्रों के द्वारा, ऑप्शन सी ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा, ऑप्शन डी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक ताप विद्युत के द्वारा, उसके बाद में जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसके बाद में पवन विद्युत संयंत्रों के द्वारा उत्पन्न की जाती है, और सबसे बाद में गैसों के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा थ्री फेज प्रेरण मोटर के लिए सत्य नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा थ्री फेज प्रेरण मोटर के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन ए स्टार्ट डेल्टा स्टार्टिंग आवश्यक है, यह स्वपरिवर्तित या सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ऑप्शन सी यह स्वपरिवर्तित और रनिंग वाइंडिंग की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी इनमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो कि थ्री फेज मोटर के लिए सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यह जो कि कथन सत्य नहीं है। आपको ध्यान रखना है जो थ्री फेज प्रेरण मोटर होती है वह स्व स्टार्ट या ऑटो स्टार्ट होती है, और इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है इसमें रनिंग वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्री फेज मोटर के लिए जो सत्य नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है। आपको बताना है पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। ऑप्शन ए सर्वो मोटर, ऑप्शन बी
डीसी मोटर, ऑप्शन सी तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन डी इंडक्शन मोटर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडक्शन मोटर। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर जो कि प्रेरण या इंडक्शन मोटर होती है, आपको ध्यान रखना है। दिष्ट धारा मोटर होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शंट मोटर, तीन प्रकार की होती है। एक होती है शंट मोटर, एक होती है श्रेणी मोटर और तीसरी होती है कंपाउंड। यह तीन प्रकार की मोटर होती है मुख्य रूप से। जो श्रेणी मोटर होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्रेन, होइस्ट या रेल इंजन में श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। शंट मोटर में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लोअर, पंखे आदि में शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, अंतर्ध्रुवी या इंटरपोल वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। आपको बताना है इंटरपोल वाइंडिंग होती है, इंटरपोल जो कि निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए क्षेत्र वाइंडिंग, ऑप्शन बी योग के, ऑप्शन सी पोल वाइंडिंग के, ऑप्शन डी आर्मेचर वाइंडिंग के। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो इंटरपोल होते हैं वह आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर आयल की पैराविद्युतिक सामर्थ्य प्रति एमएम होने की अपेक्षा की जाती है। आपको बताना ट्रांसफार्मर आयल होता है उसकी पैराविद्युतिक सामर्थ्य प्रति एमएम कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 के वोल्टेज जो कि प्रति एमएम में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पक्ष विद्युत वाहक बल की अवधारणा किसके द्वारा आधारित है। आपको बताना है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पक्ष विद्युत वाहक बल होता है की अवधारणा आधारित है। ऑप्शन ए किरचॉफ के नियम के आधार पर, ऑप्शन बी फेराडे के नियम के आधार पर, ऑप्शन सी लेंज के नियम के आधार पर, ऑप्शन डी ओम के नियम के आधार पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लेंज के नियम के आधार पर। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पक्ष विद्युत वाहक बल जो कि लेंज के नियम पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम वह होता है बैक ईएमएफ, यानी कि आपको ध्यान रखना है बैक ईएमएफ या विद्युत वाहक बल जिस कारण से पैदा होता है वह उन्हीं कारणों का विरोध करता है। आपको ध्यान रखना है, यानी कि वह जिस कारण से यह पैदा होता है वह उन्हीं कारणों का विरोध करता है, यह लेंज का नियम होता है। तो आपको ध्यान रखना है विद्युत वाहक बल वी भी होता है, वह होता है क्या होता है, बराबर होता है वी प्लस आई ए और आर ए, ये इसका सूत्र होता है। आपको ध्यान रखना है बैक ईएमएफ का। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाला प्रवर्तक संधारित्र निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज इन सिंगल फेज मोटर में। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विद्युत अपघट्य कैपेसिटर, ऑप्शन बी टाइमर कैपेसिटर, ऑप्शन सी माइका कैपेसिटर, ऑप्शन डी सिरेमिक कैपेसिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत अपघट्य कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग प्रवर्तक संधारित्र या स्टार्टिंग कैपेसिटर के रूप में किया जाता है। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती है उसकी धारिता कितने माइक्रोफेरेड तक होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में अवक्षेपित सामग्री के द्रव्यमान एम की गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक कौन सा होता है। तो आपको ध्यान रखना है एम बराबर होता है ZIT, एम बराबर ZIT, यानी कि आपको ध्यान रखना है जो एम होता है वह किसके समानुपाती होता है, धारा और समय के समानुपाती होता है। तो एम बराबर होता है ZIT, यह इसका सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपीएस का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है यूपीएस होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी यूनिवर्सल पल्स सप्लाई, ऑप्शन सी अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन डी यूनाइटेड पावर सप्लाई। तो आपको बताना है यूपीएस होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई यूपीएस का पूर्ण रूप होता है। आपको ध्यान रखना है यूपीएस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, पीसी में, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है, यूपीएस के द्वारा जो लाइट के छोड़ जाने पर इसका प्रयोग होता है। जिसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है। आपको बताना है सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा कहाँ तक होती है। ऑप्शन ए 180 डिग्री से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा होती है। आपको बताना है जो सोल्डरिंग बना होता है वह किसका बना होता है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होता है। आपको बताना है सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध का मान कितना होता है। ऑप्शन ए
0.5 किलो ओम, ऑप्शन बी 1 किलो ओम, ऑप्शन सी 5 किलो ओम, ऑप्शन डी 10 किलो ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 किलो ओम। सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध का मान 1 किलो ओम होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ध्यान रखना है शुष्क त्वचा वाले व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होता है, 1 मेगा ओम। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य आयु व स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का 1 किलो ओम होता है और शुष्क त्वचा वाले का 1 मेगा ओम प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसएमपीएस की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है। आपको बताना है एसएमपीएस होता है, इसकी कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है। ऑप्शन ए आवृत्ति नियंत्रण सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकृत नियंत्रण सिद्धांत, ऑप्शन सी चौपर सिद्धांत, ऑप्शन डी फेज नियंत्रण सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौपर सिद्धांत। एसएमपीएस जो कि चौपर सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है एसएमपीएस की पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। आपको ध्यान रखना है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है। यह क्या कार्य करता है, यह आपको ध्यान रखना है एसी को डीसी में, एसएमपीएस का प्रमुख कार्य होता है यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केबल वर्णकों भी कहा जाता है। आपको बताना है केबल वर्ण के लंग्स होता है उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए केबल एंड, ऑप्शन बी केबल कवर, ऑप्शन सी केबल बेड, ऑप्शन डी केबल सूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केबल सूज। केबल वर्णक या लंग्स को केबल सूज भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑफलाइन यूपीएस की आवश्यकता होती है। आपको बताना है ऑफलाइन यूपीएस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बैटरी की, ऑप्शन बी कैपेसिटर या संधारित्र की, ऑप्शन सी प्रेरक की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। आपको बताना है ऑफलाइन यूपीएस होता है उसको किसकी आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैटरी। यूपीएस को बैटरी की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। आपको ध्यान रखना है एक बैटरी जो कि 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, यानी कि आर का मान दे रखा है 20 ओम। यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, आई का मान कितना दे रखा है 0.75 एम्पियर की धारा दे रखी है, तो बैटरी का विद्युत वाहक बल ईएमएफ आपको ज्ञात करना है। तो ईएमएफ यानी कि वोल्टेज ज्ञात करना है, तो वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है। आपको ध्यान रखना है, यानी कि 0.75 को आपको गुना करना है 20 से, तो इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो इसका माना जाएगा 15 वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण है। आपको बताना है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी वाटमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी एम्पियर हावर मीटर। तो आपको बताना है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पियर हावर मीटर, जो कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 वोल्टेज और 4 एम्पियर हावर के 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर बनाई गई बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होगा। आपको बताना है 2 वोल्टेज के 4 एम्पियर हावर के 4 सेल यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो बैटरी का कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 वोल्टेज, क्योंकि आपको ध्यान रखना है समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं या कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है तो उनमें क्या होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है। आपको ध्यान रखना है समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है और श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा का मान समान रहता है। तो आपको ध्यान रखना 2 वोल्टेज और 4 एम्पियर के 4 सेलों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनमें कुल वोल्टेज का मान भी 2 वोल्टेज ही होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा नियंत्रण या करंट कंट्रोल मोड का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है धारा नियंत्रण या करंट कंट्रोल मोड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन ए बैटरी की स्थिर चार्जिंग के लिए, ऑप्शन बी धीमी चार्जिंग के लिए, ऑप्शन सी बैटरी की तेज चार्जिंग के लिए, ऑप्शन डी बैटरी की परिवर्तित चार्जिंग के लिए। तो आपको ध्यान रखना है धारा नियंत्रण या करंट कंट्रोल मोड का प्रयोग बैटरी की स्थिर चार्जिंग के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा मापी या एनर्जी मीटर में फ्लक्स का परिमाण बदलता है। आपको बताना है ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर में फ्लक्स का परिमाण किसके कारण बदलता है। ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध एवं परिरोधकत्व की वजह से, ऑप्शन बी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर में कुंडली के चक्रों या टर्नों की संख्या की वजह से, ऑप्शन डी असामान्य धाराओं एवं वोल्टेज की वजह से। तो आपको बताना है ऊर्जा मापी या एनर्जी मीटर में फ्लक्स का परिमाण किसके कारण बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असामान्य धाराओं एवं वोल्टेज की वजह से इसके फ्लक्स का परिमाण का मान बदलता है।
अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क सेल है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सेल शुष्क सेल है। ऑप्शन ए लिथियम सेल, ऑप्शन बी जिंक कार्बन सेल, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड सेल, ऑप्शन डी सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक कार्बन सेल। जिंक कार्बन सेल जो कि एक शुष्क सेल होता है, यानी कि इसका वोल्टेज का मान कितना होता है 1.2 वोल्टेज से 1.5 वोल्टेज तक इसकी वोल्टेज का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सिंगल फेज एसी वाले सॉकेट में आमतौर पर कितनी फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 60 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 50 हर्ट्ज। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 50 हर्ट्ज। और आपको ध्यान रखना है भारत में जो फ्रीक्वेंसी होती है वह कितनी परिवर्तन होती है 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% तक यह परिवर्तनीय होती है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।